हेलो गाइस। एपिसोड 12 में दिखाया जाता है कि सो यानजी नैंगकोंग के सामने जीचेंग को किस कर देती है, जिस पर नैंगकोंग को बहुत गुस्सा आता है। सीतू भी उन दोनों को किस करता देखकर बहुत हैरान हो जाता है और फिर उन दोनों की पिक्चर ले लेता है। नैंगकोंग अपने ऑफिस में बहुत गुस्से में आती है और सारी चीज़ें टेबल से नीचे गिरा देती है। दूसरी तरफ जीचेंग सो यानजी के पीछे जाता है और उसे रुकने को कहता है, लेकिन सो यानजी नहीं रुकती। जीचेंग उसका हाथ पकड़ के उसे रोकता है और कहता है, क्या तुम्हें कुछ कहना नहीं? सो यानजी कहती है, क्या मतलब? जीचेंग कहता है, तुमने मुझे अभी किस की है, क्या तुम मुझे स्प्रे नहीं करोगी? सो यानजी कहती है, क्या अब मुझे तुम्हें किस करने के पैसे देने होंगे? मैंने तुम्हें किस सिर्फ नैंगकोंग को जेलस करने के लिए की थी, ताकि उसे पता हो कि तुम पर सिर्फ मेरा हक है। जिस पर जीचेंग स्माइल करता है और कहता है, तुम्हें ये सब किसने सिखाया है? सो यानजी कहती है, ग्रैंडमा। जिस पर जीचेंग हंसने लग जाता है। सो यानजी कहती है, तुम हंस क्यों रहे हो? जीचेंग कहता है, कुछ नहीं, मुझे नहीं पता था कि तुम ग्रैंडमा की हर कही हुई बात पर यकीन कर लोगी। सो यानजी चुप हो जाती है। जीचेंग कहता है, लेकिन जो तुमने अभी ऑफिस में किया वो ठीक नहीं था। जिस पर सो यानजी हैरान होकर जीचेंग की तरफ देखती है और कहती है, जो तुम और नैंगकोंग कर रहे थे क्या वो ठीक था? मैंने और सीतो ने खुद अपनी 4 आंखों से देखा था कि तुम और नैंगकोंग एक दूसरे को हक किए हुए थे। जीचेंग कहता है, ऐसा कुछ नहीं था, मैं सिर्फ उसकी हेल्प कर रहा था। और तुम कब तक नैंगकोंग के साथ ऐसे ही रहोगी? सो यानजी हैरान होकर जीचेंग से कहती है, तुम्हें लगता है कि इन सब में मेरी गलती है? क्या तुम्हें नज़र नहीं आता कि नैंगकोंग हमेशा मुझे परेशान करती है? जीचेंग कहता है, तुम पिछले कुछ दिनों से मुझसे नाराज़ थी, इसलिए मैं तुमसे ठीक से बात नहीं कर सका। लेकिन तुम्हारे और नैंगकोंग के बीच में जो कुछ भी हो रहा है उसमें सबसे पहली गलती तुम्हारी थी। तुम्हें नैंगकोंग की टीम को ज्वाइन नहीं करना चाहिए था। जिस पर सो यानजी कहती है, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। जीचेंग कहता है, मुझे मेरी बात पूरी करने दो। नैंगकोंग एक बहुत ही एक्सपीरियंस लीडर है, तुम्हें उससे सीखना चाहिए, ना कि पर्सनल रीजंस की वजह से उससे आर्ग्यू करना चाहिए। सो यानजी कहती है, तुम्हें ये सब बातें मुझसे नहीं बल्कि नैंगकोंग से करनी चाहिए, और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद सो यानजी टीवी लॉन्च में बैठी होती है। जीचेंग भी उसके पास आता है, लेकिन सो यानजी उसकी कोई बात नहीं सुनती और वहाँ से उठकर चली जाती है। इसके बाद सो यानजी और ग्रैंडमा डिनर कर रहे होते हैं। जीचेंग भी वहाँ पर आ जाता है। सो यानजी उसे देखकर वहाँ से उठकर चली जाती है। ग्रैंडमा भी जीचेंग से नाराज़ होती हैं और उससे कोई बात नहीं करती। इसके बाद जीचेंग रूम में जाता है। सो यानजी वहाँ से भी उठकर चली जाती है और उससे कोई बात नहीं करती। इसके बाद जीचेंग अपने हाउस ऑफिस में सोफ़ा पर सो रहा होता है और सो यानजी रूम में। नेक्स्ट मॉर्निंग एना को दिखाया जाता है कि सीतू उसे सो यानजी और जीचेंग की किस वाली फ़ोटो भेजता है, जिसको देखकर एना बहुत ही खुश होती है और कहती है कि मैं अभी सो यानजी से ऑफिस में मिलने आती हूँ। सीतू एना का मैसेज देखकर कहता है कि सो यानजी और जीचेंग एक दूसरे से नाराज़ हैं। ऐसे में अगर एना ऑफिस में आ गई तो बहुत बड़ा मैस क्रिएट कर देगी, मुझे उसे सो यानजी से मिलने से रोकना होगा। इसके बाद एना सो यानजी से मिलने ऑफिस आती है। सीतू एना के सामने बीमार होने की एक्टिंग करता है। एना कहती है, क्या हुआ है तुम्हें? सीतू कहता है, मुझे बहुत तेज फीवर हो गया है, मुझे लग रहा है कि मैं बहुत जल्दी मर जाऊंगा। एना कहती है, अभी कुछ देर पहले जब तुमने मुझे मैसेज किया था तब तो तुम बिल्कुल ठीक थे, अचानक से तुम्हें फीवर कैसे हो गया? सीतू कहता है, मैं बहुत ही बीमार हूँ, अब मैं तुमसे और बात नहीं कर सकता, तुम प्लीज़ मुझे मेरे घर छोड़ दो। एना कहती है, ओके ठीक है। इसके बाद एना सीतू के लिए ड्राइविंग कर रही होती है। सीतू एना को ड्राइविंग करते हुए देखता रहता है और स्माइल करता है। एना कहती है, अगर अब तुमने मुझे एक और बार देखा तो मैं तुम पर हैरेसमेंट का केस कर दूंगी। सीतू कहता है, मैं तो सिर्फ तुम्हारी ड्राइविंग स्किल्स की तारीफ कर रहा था। एना आगे से कुछ नहीं कहती। सीतू कहता है, तुम बहुत ही थकी हुई लग रही हो। एना कहती है, हाँ, मैंने रात को बहुत सारे ऑर्डर्स लिए थे, इसलिए मैंने सो यानजी से मिलने के बाद रिलैक्स करना था, लेकिन अब मुझे तुम्हारे लिए ड्राइविंग करनी पड़ रही है। जिस पर सीतू उसे साइड पर गाड़ी रोकने को कहता है और फिर कहता है कि तुम्हें ड्राइविंग करने की ज़रूरत नहीं, मैं ड्राइविंग करता हूँ। एना कहती है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं तुम्हें सेफली घर पहुँचा दूँगी, और वैसे भी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं। सीतू कहता है, मैं तो सिर्फ बीमार होने की एक्टिंग कर रहा था, क्या तुमने मुझे नोटिस नहीं किया? एना आगे से चुप हो जाती है। सीतू कहता है, चलो अब उतरो, मैं ड्राइविंग करता हूँ। एना कहती है, इट्स ओके, मैं ड्राइविंग कर लूँगी। सीतू एना के करीब आता है और कहता है कि अगर तुम खुद नहीं उतरी तो मुझे तुम्हें उठाकर लेकर जाना होगा। जिस पर एना नर्वस हो जाती है और उसको देखती रहती है। सीतू उसे उठाकर कार की दूसरी साइड पर बिठा देता है।
एना उसको नर्वस होकर देखती रहती है और फिर स्माइल करती है। इसके बाद रात हो जाती है और एना और सीतू कार में सोए होते हैं। कुछ देर बाद एना की आंख खुलती है और वो सीतू को देखकर खुश होती है और अपने फ़ोन से उसकी फ़ोटो लेती है और फिर सू यांजी को मैसेज करके कहती है कि मैं सीतू को एक चांस देने के बारे में सोच रही हूँ, और फिर सीतू को देखती रहती है। इतनी देर में सीतू के फ़ोन में उसकी साइकोलॉजिस्ट का मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि मिस एना ही तुम्हारी फियर ऑफ क्लोजनेस को ठीक कर सकती है। एना सीतू का फ़ोन पकड़ के सारे मैसेजेस पढ़ती है। इतनी देर में सीतू की भी आंख खुल जाती है। एना उसे मैसेज दिखाते हुए कहती है कि इसका क्या मतलब है, तुम्हारी बीमारी का मुझसे क्या लेना देना है। सीतू कहता है प्लीज़ मुझे गलत मत समझो, मैं तुम्हें अभी एक्सप्लेन करता हूँ। एना उसकी कोई बात नहीं सुनती और कहती है कि आगे से कभी भी मेरे सामने मत आना, और वहाँ से चली जाती है। सीतू बहुत ही परेशान हो जाता है। एना घर आकर बहुत रोती है और सू यांजी को मैसेज करके कहती है कि आगे से कभी भी मेरे सामने सीतू का नेम मत लेना। सू यांजी अपने ऑफिस में काम कर रही होती है और एना का मैसेज देखकर उसको कॉल करती है, लेकिन एना का फ़ोन बंद होता है। कुछ देर बाद जीचंग सू यांजी के डिपार्टमेंट में आता है और सू यांजी को पीछे खड़े होकर देखता रहता है। नैंगोंग भी जीचंग को सू यांजी को देखते हुए देखती है। इसके बाद फू बोयान और नैंगोंग को दिखाया जाता है कि नैंगोंग डिप्रेस होने की वजह से बहुत ज़्यादा ड्रिंक करती है, जिस पर फू बोयान उसे ड्रिंक करने से रोकता है और कहता है तुम इतनी हाइपर क्यों हो रही हो, तुम्हें जीचंग से फ्रैंकली बात करनी चाहिए और उससे पूछना चाहिए कि वो तुम्हारे बारे में क्या सोचता है। नैंगोंग कहती है तुम्हें क्या लगता है कि जीचंग मुझे सब बता देगा, वो मुझसे नफरत करता है, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि वो वाकई सू यांजी को पसंद करता है, मैं इतनी आसानी से हार नहीं मान सकती, मैं सू यांजी को जीचंग की ज़िंदगी से निकाल कर ही रहूँगी। इसके बाद नैंगोंग मीटिंग में फुल मून के बारे में बताती है और कहती है कि फुल मून को 18 साल बाद ही ज़मीन से इतनी करीब से देखा जा सकता है और बहुत सारे लोग इसके बारे में रिसर्च भी कर रहे हैं, इसलिए हम अपनी न्यू पैकेजिंग थीम के लिए फुल मून के डिज़ाइंस को यूज़ करेंगे। नैंगोंग का आइडिया सबको बहुत पसंद आता है और जीचंग भी उसको अप्रिशिएट करता है। नैंगोंग कहती है ये थीम मेरे कॉलेज के 5 साल का पर्सनल एक्सपीरियंस है और मैंने अपने एक बहुत ही क्लोज फ्रेंड से प्रॉमिस भी किया था कि मैं उसके साथ फुल मून देखने जाऊंगी, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो सका, जिस पर सीतू और जीचंग एक दूसरे की तरफ देखते हैं। सू यांजी भी जीचंग की तरफ देखती है। जीचंग नैंगोंग से कहता है तुम फुल मून के डिज़ाइंस पर काम करना शुरू कर दो, जिस पर नैंगोंग बहुत ही खुश होती है। इसके बाद सू यांजी मीटिंग रूम से बाहर आ जाती है और खुद से कहती है कि ये लोग दूसरों को बेवकूफ़ बना सकते हैं, लेकिन मुझे अच्छे से पता है कि नैंगोंग अपने किस फ्रेंड के बारे में बात कर रही थी। नैंगोंग सिर्फ जीचंग के साथ फुल मून देखना चाहती है। इसके बाद नैंगोंग जीचंग के ऑफिस आती है और उसे फुल मून का प्रपोजल साइन करने को कहती है और कहती है कि क्या तुम फुल मून की नाइट को फ्री हो। जीचंग कहता है मुझे नहीं पता। नैंगोंग कहती है एक्चुअली मुझे तुम्हारे साथ एक प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करना था, और फिर कहती है कि मैं तुम्हारा ऑफिस में वेट करूंगी और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद जीचंग सीतू को कॉल करता है और कहता है कि मुझे तुमसे एक इम्पोर्टेंट काम है। इसके बाद एना सू यांजी को कॉल करके कहती है कि प्लीज़ मुझे जल्दी से लेने आ जाओ। सू यांजी कहती है ओके ठीक है, तुम मुझे लोकेशन सेंड कर दो, मैं तुम्हें अभी लेने आती हूँ। दूसरी तरफ सीतू और एना को दिखाया जाता है। एना सीतू से कहती है कि मैंने तुम्हारा काम कर दिया है, अब तुम प्लीज़ मुझे दोबारा कॉल मत करना, और वहाँ से जाने लगती है। जिस पर सीतू उसका हाथ पकड़ के कहता है कि अभी तक बॉस और सू यांजी की फ़ाइट ख़त्म नहीं हुई, तुम प्लीज़ कुछ और देर के लिए मेरे साथ यहाँ पर रुक जाओ। कुछ देर बाद सू यांजी भी वहाँ पर आ जाती है और एना को ऊंची आवाज़ में बुलाना शुरू कर देती है। अचानक से सारी लाइट्स ऑन हो जाती हैं। सू यांजी को लगता है कि वो किसी गलत जगह पर आ गई है और वहाँ से जाने के लिए टर्न करती है। इतने में जीचंग सू यांजी को बुलाता है। सू यांजी जीचंग को हैरान होकर देखती रहती है। जीचंग बहुत ही रोमांटिक स्टाइल में सू यांजी के पास आता है और दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं। दूसरी तरफ नैंगोंग जीचंग के ऑफिस आती है, लेकिन जीचंग ऑफिस में नहीं होता। नैंगोंग उसे बहुत ज़्यादा कॉल भी करती है, लेकिन जीचंग का फ़ोन बंद होता है। सू यांजी जीचंग से कहती है ये सब क्या हो रहा है। जीचंग कहता है मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, आई एम सॉरी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत ही रूडली बात की थी, क्या तुम मुझे माफ़ कर दोगी। सू यांजी कहती है तुमने मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम कुछ लाइट्स और ये फ्लावर्स देकर मुझे खुश कर लोगे, और वहाँ से जाने लगती है। जीचंग उसका हाथ पकड़ के उसे अंदर लेकर आता है और उसे बलून्स दिखाता है और कहता है मैंने ये बलून स्पेशली तुम्हारे लिए प्रिपेयर किए हैं ताकि तुम इन्हें हवा में उड़ा सको, और इनके साथ ही तुम्हारी टेंशन और तुम्हारा गुस्सा भी दूर हो जाएगा, और उसे सीजर देता है। सू यांजी सीजर को देकर स्माइल करती है और फिर एक एक करके सब बलून्स को हवा में उड़ा देती है। जीचंग सू यांजी को हक करके फिर से माफ़ी मांगता है, जिस पर सू यांजी बहुत ही इमोशनल हो जाती है और फिर दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं। सीतू और एना भी उन दोनों को देख रहे होते हैं।
एना वहाँ से जाने लगती है। सीतू उसे कहता है प्लीज अभी ना जाओ। एना कहती है अब उन दोनों की फाइट खत्म हो गई है, इसलिए अब मैं यहाँ पर रुककर क्या करूँगी, और वैसे भी यहाँ पर बहुत सर्दी है। सीतू उसे अपना कोट देकर कहता है कि अब तुम्हें सर्दी नहीं लगेगी, जिस पर एना स्माइल करती है। इसके बाद ज़ीचेंग और सु यानजी दोनों मिलकर बलून्स पर विश लिख रहे होते हैं। सडनली सु यानजी का बलून फट जाता है, जिस पर ज़ीचेंग सु यानजी को हक कर लेता है और फिर दोनों एक दूसरे की तरफ देखते रहते हैं।